Hello, I welcome you all on UPSC Academy Hindi channel, which is the largest YouTube channel for UPSC preparation. So, my name is रुद्र गौतम और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए आज की जो क्लास है वो पूरी तरह से मैं एक लेक्चर पहले लेकर आया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब है रक्त परिसंचरण तंत्र पर। और रक्त परिसंचरण तंत्र में हमारा ये दूसरा लेक्चर है ओवरऑल ब्लड के मैं कुल आपके टोटल जो लेक्चर ले चुका हूं 5 लेक्चर ले चुका हूं दोस्तों। और एक और बात मैं बता दूं आपको, अंतःस्रावी ग्रंथियों के टोटल 4 लेक्चर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप मेरी सभी पीडीएफ्स को, पीपीटीज को और साथ ही साथ में सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार जो टाइनी यूआरएल नाम का जो लिंक है वहां से आप मेरे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सो ब्लड वेसल का ये सेकंड लेक्चर है, ओवरऑल 5वां लेक्चर है। हम लोग सीसेट की भी प्रिपरेशन करते हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी की भी प्रिपरेशन करते हैं। तो आज की जो क्लास है इट इज द 5th लेक्चर ऑन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और हम लोग यहां पर एक्चुअल में बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की। और उड़ान की टीम, आपको पता है अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप में हिंदी माध्यम के लिए, जो आपको सुबह से शाम तक फैकल्टीज जो है अपनी तैयारी करवा रहे हैं आपको। और साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लास लेते हैं, प्लस कोर्सेज लेते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट अनअकैडमी एस्पायर। क्या है ये? आप लोग 1 तारीख को करंट अफेयर का एग्जाम दे सकते हैं 10 से 12, टाइम इज फिक्स। यू कैन गिव 10th ऑफ नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर 25 और 30 को आपका सीसेट का पेपर होगा और 25 और 10 को जीएस का पेपर। और ये 10 से 12 के बीच में आप सभी को ये अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अनअकैडमी 50 लाख के पुरस्कार यहां पर देता है। आपको 6 मंथ का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है। तो दोस्तों अब जो ये एग्जाम आने वाला है वो कंप्लीट जीएस का पेपर, एकदम एग्जाम लाइक स्ट्रक्चर है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में आप दें उसको बिल्कुल अलग थलग होकर, ताकि आप टॉप 50 रैंक्स में आएंगे तो आपको अलग अलग पुरस्कार मिल सकते हैं। तो अब कैसे एनरोल करेंगे? सिंपली यू जस्ट क्लिक ऑन गूगल एंड टाइप अनअकैडमी एस्पायर, और वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप एनरोल हो सकते हैं 25 तारीख के लिए और 30 तारीख के सीसेट के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग दोस्तों यदि चाहते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के एमसीक्यूज को, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आए थे उन सभी के एमसीक्यूज में डिस्कस कर रहा हूं 8 AM पर इसी चैनल पर। लेकिन यदि आपको चाहिए कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस कहीं कवर हो रहा है तो 8 PM, तो मैंने आने वाले 7 से 8 दिनों के सभी क्लासेस के शेड्यूल्ड कर दिए हैं। आप मुझे रुद्र गौतम पर फॉलो करके सभी लेक्चर्स में एनरोल हो जाइए और नोटिफाई पर क्लिक कर दीजिए, सो दैट यू मे गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल सके, ठीक है। और ये मेरा रेफरल कोड है RPSir10, विच इज यूनिक रेफरल कोड। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस रेफरल कोड से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है ऑन द सब्सक्रिप्शन ऑफ जीएस पेपर्स, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल एज ऑप्शनल पर। तो आप एक बार मेरी प्रोफाइल पर जाकर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड यू कैन आस्क मी कि किस प्रकार से मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो दोस्तों मेरा जो ये रेफरल कोड है, पूरे भारतवर्ष के जितने भी एग्जाम्स हैं, जो भी गोल्स अनअकैडमी विच इज द
लाइफ चेंजिंग एप्लीकेशंस, अपने आप में आपकी जिंदगी के लिए लाइफ चेंजिंग ऐप हो सकती है, आप उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और इन केस यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन, यू शुड यूज माय रेफरल कोड सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट्स मैक्सिमम, राइट। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, साथियों, एक बार लाइक कर दीजिए और अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। तो लाइक वाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों में, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, स्टेटस पे लगा दीजिए। और अब हम लोग क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं, राइट। तो चलिए, तो दोस्तों यहां पर आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि मेरे जो पीडीएफ्स हैं उन सभी को मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, राइट। टेलीग्राम पर और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने सभी पीडीएफ्स को अपलोड कर दिया है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, मैंने मेनिंजाइटिस के बारे में बात कर ली थी, क्रेस्कोग्राफ के बारे में बात कर ली थी, सीज्मोग्राफ के बारे में बात कर ली थी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में बात कर ली थी, राइट। इसके बाद में टेलीग्राफ, सैमुअल मॉर्स जिन्होंने पहली बार सूचनाओं का आदान प्रदान करवाया और बेतार के तार से, है ना, एक पहले तो तारों के माध्यम से कम्युनिकेशन होता था और मार्कोनी ने बेतार के तार मतलब कि वायरलेस कम्युनिकेशन करवाने में बिल्कुल पारंगत हासिल किया। तो टेलीग्राफ कहीं ना कहीं जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए एक जो है एंसेस्टर बने, वो एक पूर्वज बने उनके लिए, ठीक है। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर मैं कुछ और मशीन के बारे में बात करता हूं और फिर हम लोग सीधा ब्लड पर आएंगे। तो देखिए, जो झूठ पकड़ने वाली जो मशीन है, झूठ पकड़ने वाली मशीन जिसे बोलते हैं लाई डिटेक्टिंग मशीन, आपने कई बार देखा होगा जब भी किसी क्रिमिनल को पकड़ा जाता है और यदि वो झूठ बोल रहा है तो उसके शरीर पर, उसके अंगों पर अलग अलग जगह सेंसर लगाकर यदि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो उसके शरीर में एक अलग प्रकार की रासायनिक क्रिया चलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं एक बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूं, मैंने आपको एक उदाहरण बताया था क्रेस्कोग्राफ का। पेड़ों के पास जब भी कोई कुल्हाड़ी लेकर हम जाते हैं तो अपने आप ही पेड़ों के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है उसमें परिवर्तन आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेड़ को एक सेंस हो जाता है कि उसे कोई काटने आ रहा है या आसपास आग जली तो, राइट, जैसे छुई मुई है उसको पता चल जाता है। उसी प्रकार यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें पता है और हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन जो बैलेंस्ड मोड में चलती वैसी नहीं चलेंगी और उसके लिए ऐसे सेंसर्स बॉडी पे लगा दिए जाते हैं और उसकी मदद से पता किया जाता है कि क्या वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो कभी भी जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीआईडीज हमेशा याद रखना स्टेट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अभी सीआईडी ने ही, ध्यान रखना, अभी जो आपने अर्णव गोस्वामी को जो गिरफ्तार किया था और जो उनको इंटरवेंशंस कर रहे थे, राइट, तो वो सभी सीआईडी कर रहे थे, क्योंकि स्टेट में सीआईडी और सेंटर में सीबीआई होता है, राइट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो पहला टेस्ट है पॉलीग्राफ टेस्ट। ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, हृदय की धड़कन, हमारा ब्लड प्रेशर में परिवर्तन होता है यदि हम झूठ बोल रहे हैं, तापमान में परिवर्तन होता है, श्वसन दर में, और इसे लाई डिटेक्टर भी कहते हैं क्योंकि 4 ग्राफ की तुलना की जाती है और यदि व्यक्ति ने सच बोला है किसी बात पर तो उसमें ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन यदि झूठ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पर जो ग्राफ्स हैं उनमें मिस एप्रोप्रिएशन दिखेगा, ठीक है। एक होता है नार्को टेस्ट दोस्तों, एक होता है लाई डिटेक्टिंग, झूठ को पकड़ने के लिए नार्को एनालिसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, रोगी को इस प्रकार का ड्रग या फिर कोई भी अफीम या इस तरह की चीज को खिलाकर हम लोग क्या करते हैं, उसे बेहोश करते हैं, मतलब एक वो बेसुध कर देते हैं। और जब बेसुध कर देंगे तो वो अपने कॉन्शियस माइंड में, आदमी अपने चेतन मन में हमेशा जानता है कि मुझे सत्य बोलना है, झूठ बोलना है, लेकिन अवचेतन मन में व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है। अवचेतन मन में, जिसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो नार्को टेस्ट की मदद से उसे सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाया जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, ब्रेन मैपिंग करते हैं। व्हाट इज ब्रेन मैपिंग? हम लोग क्या करते हैं, दिमाग के लिए एक विशेष प्रकार के केमिकल डाल देते हैं और दिमाग के अंदर आपको पता है तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिकाओं का एक कंप्लीट जाल है। तो वो तंत्रिकाओं में जब ये केमिकल्स जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि एक पूरे दिमाग का किस जगह पर वो जा रहा है और हमें
यदि झूठ बोल रहा होता है तो ब्रेन मैपिंग का जो पूरा ग्राफ है वो अलग तरह का पिक्चर बनता है। तो इस प्रकार से वी कैन डिटेक्ट अ लायर, हम इस प्रकार से एक झूठे व्यक्ति को पकड़ सकते हैं वाया नार्को टेस्ट, वाया ब्रेन मैपिंग और वाया पॉलीग्राफ टेस्ट। एकदम क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो नार्को टेस्ट में देख लीजिए, हमने सबसे पहले लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ टेस्ट को तो देख ही लिया है। अब बात कर रहे हैं नार्को टेस्ट की। तो रोगी को दवा इंजेक्ट करके उसे अवचेतन मन में, अवचेतन अवस्था में ले दिया जाता है और जिससे वो हमेशा सत्य ही बताता है ना। कई बार हिप्नोटाइज करते हैं, आपने देखा होगा एक जो है एक लोलक की तरह से हम लोग चीजें रखते हैं और उसको कंसंट्रेशन करने के लिए बोलते हैं। जब उसको नींद आने लगती है और फिर हम लोग सवाल जवाब करते हैं तो वो हमेशा सत्य बोलता है। तो इस प्रकार की दवाइयां कौन सी होती हैं? सोडियम पेंटोथेल, ये दवाई आपको याद रखनी है, सोडियम पेंटोथेल और सोडियम एमाइटेल, सोडियम एमाइटेल और सोडियम पेंटोथेल, इन्हें दुग्ध सीरम भी कहते हैं या कहते हैं ट्रुथ सीरम। इन्हें सत्य बोलने के लिए मजबूर करने वाला पदार्थ भी कहते हैं। एकदम क्लियर है? ठीक है, लेकिन बैन कर दिया गया है, लेकिन हमें तो अपने कोर्स में पढ़ना पड़ेगा, यस और नो। लेकिन कई बार लाई डिटेक्टिंग आज भी जो जितनी भी एजेंसीज हैं, है ना, वो सभी पता करने में लाई डिटेक्टिंग टेस्ट का प्रयोग करते हैं, राइट। चलिए अब बात कर रहे हैं ब्रेन मैपिंग। सबसे विश्वसनीय और क्रेडिबल जो विधि है वो है ब्रेन मैपिंग। और इसके खोजकर्ता कौन है? लॉरेंस। इन्होंने ब्रेन मैपिंग टेस्ट दिया था, एक मशीन जो रोगी के मस्तिष्क की विद्युत चुंबकीय तरंगों, उसमें जो आप कहते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इससे तो मस्तिष्क में कहीं चोट आई है उसका पता किया जाता है। आपको पता होगा मस्तिष्क में बहुत ही माइन्यूट अल्फा तरंगे, अल्फा किरणें, अल्फा, बीटा और गामा किरणें। आपको यह भी पता होगा जो हमारे एक साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंस, वो बोल नहीं सकते थे, है ना, तो और वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, तो उनके शरीर को एक सिमुलेटर और कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया था और दिमाग के अलग अलग पॉइंट से वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो संदेश कंप्यूटर के माध्यम से सभी को पता चलता था। उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं। तो देखिए इस प्रकार से झूठ बोलने के लिए पी वेव्स, जो पी तरंगे हैं, उनका विशेषकर पी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अल्फा, बीटा, गामा, पी वेव्स, और ये इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हमारे मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हां, कई बार दोस्तों, कई बार क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सक्षम हो जाते हैं कुछ लोग और सामने वाले के दिमाग में क्या है उसे पढ़ सकते हैं। वो मिड ब्रेन टेक्नोलॉजी होती है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले बात आ रही है रुधिर वाहिनिकाओं की। तो दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? हमने पूरा ब्लड पढ़ा, ब्लड के प्रकार पढ़े, आरबीसी डब्ल्यूबीसी किससे प्रभावित होती है वो सब पढ़ लिया, उनके विशेष टाइप्स पढ़ लिए, डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार पढ़ लिए, और उसके बाद हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, एंटीजन, एंटीबॉडी, रक्त का बनने का कारण क्या है, रक्त का ब्लड एग्लूटिनेशन क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स पर हमने बात करी है, राइट। ब्लड एग्लूटिनेशन क्या है, या फिर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि एंटी कोगुलेटिव मटेरियल कौन सा है जो कभी भी रक्त को जमने से रोकता है, राइट। और ब्लड यूनिट कितनी होती है, क्या होता है, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। आज जो है हमने ब्लड और हार्ट भी पूरा पढ़ लिया था रक्त परिसंचरण तंत्र में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मेनली वो है रुधिर वाहिनिकाएं, ब्लड वेसल्स, और इनके अध्ययन को एंजियोलॉजी, है ना, एंजियोलॉजी, क्योंकि एंजियो का मतलब ही क्या होता है, एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल, रक्त की नलिकाएं। और ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की, एक तो धमनी जिसे आर्टरी बोलते हैं, और दूसरी है शिरा जिसे हम लोग वीन्स बोलते हैं। तो इनका जो अध्ययन है उसे एंजियोलॉजी कहा जाता है, एंजियोलॉजी। अब दोस्तों क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और बात करूंगा कि हार्ट अटैक क्यों आता है, साइलेंट हार्ट अटैक क्या है, हमने किस प्रकार की नैनो रोबोटिक डिवाइसेस बना दी गई हैं। तो देखिए एंजियोलॉजी पर सबसे पहले बात करते हैं।
आपने देखा होगा कि जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसका एंजियोग्राफी किया जाता है, यस और नो। तो एंजियोग्राफी क्या होता है? नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, बलवंत, मनु और अनिकेत जी सभी को स्वागत है यार। तो एंजियो का मतलब है रुधिर नलिकाएं, और हम लोग क्या करते हैं, एक कैमरा आगे होता है, वो पतली पतली नलिकाओं में अंदर 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 जाता है, बहुत पतली नलिकाएं होती हैं ये, और उसके अंदर एक पतले से तार के माध्यम से जहां कहीं पर भी रक्त की धमनी या जहां पर भी ये ब्लॉकेज हो रहा होता है इस प्रकार से, राइट, तो उसको बता देता है कि यहां पर ब्लॉकेज है। तो इसको ब्लॉकेज को पहले अलग हटाया जाता है और बीच में एक छल्ला डाल दिया जाता है, और इस प्रकार से क्या किया जाता है कि रक्त पर कभी रुके ना और हार्ट अटैक ना आए। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आपको। रक्त की एक धमनी है जिसका नाम है कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी, ध्यान से सुनेंगे, कोरोनरी धमनी क्या है? कोरोनरी आर्टरीज। एक और नाम बताता हूं ताकि आप कंपैरिजन कर सकें, ब्रैकियल कैरोटिड धमनी। ये क्या है ये भी बताता हूं, ब्रैकियल कैरोटिड धमनी। अब देखिए, आपको एक बात पता होगी, मेरा ये हाथ है और हाथ में एक ना एक कोई धमनी जरूर जा रही होगी जो मेरे हाथ को ऊर्जा लेकर जाती है, यही ब्रैकियल कैरोटिड धमनी है। और ब्रैकियल कैरोटिड धमनी पर ही ब्लड प्रेशर मापा जाता है, याद रखना, ब्लड प्रेशर या फिर रक्त का जो दाब है वो ब्रैकियल कैरोटिड पर ही मापा जाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार ये हमारे हाथ को ऊर्जा दे रही है, उसी प्रकार कोरोनरी धमनी हमारे हृदय को ऊर्जा देने वाली धमनी है, जिसके कारण हृदय में ऊर्जा आती रहती है और लगातार पंप करता रहता है। एकदम क्लियर। अब जब भी कभी कोरोनरी धमनी में दोस्तों ब्लॉकेज हो जाएगा तो उसी केस में क्या होता है, हमारे हृदय को रक्त सप्लाई नहीं मिली। मान लीजिए मेरे हाथ को यहां पर बांध दिया जाए 5-6 घंटे के लिए, और मेरे इस हाथ वाले पाम वाले पोर्शन को यदि रक्त, ऑक्सीजन, ग्लूकोज इत्यादि नहीं मिलेगा तो इसे पैरालाइसिस हो जाएगा, और पैरालाइसिस के केस में यह अंग बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। वैसे ही हृदय को थोड़ी देर के लिए भी रक्त सप्लाई नहीं मिली तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, और उसका कारण है कोरोनरी धमनी। तो कोरोनरी धमनी में जब भी ब्लॉकेज होता है तो यहीं पर क्या डाल दिए जाते हैं, यहीं पर वॉल्व, छल्ले डाल दिए जाते हैं, ठीक है, यहीं पर छल्ले डाल दिए जाते हैं। तो हम एक पतले आगे कैमरे की मदद से, जिसको लैप्रोस्कोपिक कहते हैं, लैप्रो का मतलब चित्रण लेना, तो रुधिर वाहिनिकाओं का चित्रण लेना एंजियोग्राफी कहलाता है, और एंजियोग्राफी की मदद से डॉक्टर जो है वो स्क्रीन पर देखता रहता है। एकदम क्लियर हो गई सारी बात, आगे चलते हैं। तो एंजियोग्राफी, एंजियोलॉजी, नलिकाओं का अध्ययन एंजियोलॉजी, और जब भी नलिकाओं की मरम्मत की जाती, जब भी कभी आपने सुना होगा एंजियोप्लास्टी करवाइए। एंजियोप्लास्टी क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी बातें आज क्लियर करता हूं ताकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स को समझने में बड़ी आसानी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में लगातार हार्ट अटैक आता रहता है। एक बार यहां छल्ला बना दिया, यहां पर इसको लगा दिया, यहां से रक्त हमेशा निकलता रहेगा। लेकिन इनमें, उन व्यक्तियों में जिनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से बढ़ता है, दूसरी बार यहां पर ब्लॉकेज हो गया, अब यहां पर छल्ला डालिए, फिर तीसरी बार एक और छल्ला डालिए। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, यहां पर इतने छल्ले होने के बाद एक केस ऐसा आता है कि डॉक्टर क्या करता है, कहीं और से नलिका लेकर और उसको बाईपास कर देता है, कि उसको पता चल गया कि इस नलिका में तो हमेशा कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो वो बाईपास कर देता है उस पूरे रूट को, और इसी को बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, मतलब रुधिर वाहिनिकाओं का मरम्मत करना। यहां तक सारी बात क्लियर है। तो धमनियों का मतलब होता है आर्टरीज और शिरा। तो जो भी शुद्ध रक्त हृदय से अंगों तक लेकर जाती है वो आर्टरीज होती है, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया। और शिरा जो है अंगों से हृदय तक जो रक्त लाती है वो शिरा कहलाती है। तो एंजियोलॉजी, एंजियोप्लास्टी, ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि धमनियों के क्या क्या गुणधर्म हैं। धमनियां जिन्हें हम लोग आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यह रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, ये पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें रक्त का प्रवाह हृदय से दूर जाने वाला, हृदय से अंगों तक जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। और यहां पर दाब कितना होता है दोस्तों, धमनियों में दाब जो होता है वो 120 mmHg, मिलीमीटर पारा ये होता है, 120 mmHg। क्योंकि हृदय का जो सबसे बड़ा चैम्बर है, जो मैंने आपको हृदय पढ़ाया है, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय, उसमें सबसे ज्यादा दाब होता है और वहां से प्रेशर होकर रक्त पूरे के पूरे शरीर में सप्लाई होता है। तो धमनियों में रक्त का दाब भी उच्च होता है, क्योंकि हृदय तो यहां है, मस्तिष्क तक भी तो हृदय रक्त जो है पहुंचना चाहिए। और दोस्तों ये रक्त जो होता है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, सह संयोजी ऊतक है, जो हमारे संपूर्ण शरीर के एक एक कोने तक जाकर हमें ऊर्जा, ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स और स्टेरॉइड्स इत्यादि हार्मोन सभी का लगातार सप्लाई करते रहते हैं। यस और नो। तो और दोस्तों धमनियों का रंग हमेशा कैसा होगा, लाल होगा। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसका रंग हमेशा रेड होता है। लेकिन यदि ऑक्सीजन यदि किसी रक्त कणिकाओं में नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उस केस में बैंगनी होता है। इसीलिए आप देखते हैं जो बाहर हमारे शरीर में उभरी हुई होती हैं वो शिराएं होती हैं और उनका रंग भी ब्लू होता है। ठीक है, क्या इनमें द्वार या कपाट पाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कपाट या वॉल्व, ध्यान से सुनिए, इंग्लिश में भी बता रहा हूं, कपाट या वॉल्व किसमें पाए जाते हैं? वीन्स में। क्योंकि वीन्स में, VEINS, वीन्स का मतलब क्या होता है? शिराएं। इसके पीछे कारण क्या है, इनमें कपाट या वॉल्व क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि दोस्तों वीन्स में जो रक्तदाब होता है वो केवल 20 mmHg, राइट, 20 मिलीमीटर पारा ही होता है। अब ये इतना कम दाब है, तो कई बार क्या होता है दोस्तों, जब मैं बात करूं अंगों से जब रक्त वापस आएगा, अंगों से जब रक्त वापस आता है, तो यहां पर जो वाल्व्स होते हैं उनमें रक्त के वापस जाने की भी, मान लीजिए ये कोई अंग है और यहां पर केवल दाब कितना है जो अंगों से वापस जा रहा है, बैक 20 mmHg, और रक्त वापस बैकवर्ड भी आ सकता है। और इसीलिए यहां पर एक वॉल्व जैसी संरचना पाई जाती है जो रक्त को ऊपर तो बहने देती है लेकिन वापस लौटने नहीं देती है। तो वॉल्व का काम क्या है? वॉल्व जो होते हैं, कपाट, वे रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। वॉल्व्स फंक्शन इज स्टॉप द ब्लड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में रक्त को बहने से वॉल्व रोकते हैं। तो क्या धमनियों में वॉल्व्स पाए जाते हैं? नहीं। शिराओं में क्यों पाए जाते हैं? बिकॉज यहां पर 20 mmHg, इतना ही ब्लड प्रेशर। एकदम क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आ रही है समझ में, बहुत बढ़िया। और धमनियों में कितना होता है? 120 mmHg। और कौन सी धमनी पर हम लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर, इस उपकरण की मदद से हम लोग ब्रैकियल कैरोटिड, एक बात याद रखना, हमेशा रक्त का मापन लेफ्ट वाले हाथ पर होता है, लेफ्ट, बाएं पर। कारण क्या है? लेफ्ट वाले हाथ के पास हृदय होता है तो रक्त की प्रॉपर सप्लाई मिलती है। तो कभी भी देखना, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो स्फिग्मोमैनोमीटर लेफ्ट हैंड पर लगाकर चेक करता है, सो दैट ही कैन गेट द प्रॉपर रिजल्ट। ओके, लाइक वाइक करते चलना दोस्तों, भी बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन बाकी है। लाइक वाइक का बटन जरूर दबा दिया करो, बिना सोचे समझे दबा दिया करो, ठीक है। तो यहां तक यदि सारी बात क्लियर हो गई है तो अब हम लोग और आगे चलते हैं। अभी तो बहुत से पॉइंट है इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि रक्त का उच्च दाब किस पर है? रक्त दाब उच्च है वीन्स, आर्टरीज, धमनियों में, राइट। कपाट, वॉल्व किस में अनुपस्थित होते हैं? आर्टरीज में नहीं होते। अच्छा, धमनियां दिखाई देती हैं क्या हमको? यदि मैं मेरा हाथ दिखाऊं आपको, देखिए, तो यहां पर ये जो ब्लू वाली जा रही है, राइट, ये ब्लू जो होती है वो शिरा होती है। धमनियां हमेशा अंदर होती हैं, शरीर के अंदर वाले भाग में होती है, दिखती नहीं है। और
इनकी दीवार बहुत मोटी होती है, लेकिन जो गुहा है, जो कैविटी है, वो बहुत सकड़ा होता है। बहुत कम जाने की जगह होती है, लेकिन गुहा मोटी होती है, क्योंकि दाब उच्च होता है। यदि दाब उच्च होने की वजह से नलिका फट जाए, इसीलिए इनकी जो वॉल होती है वो बहुत मोटी होती है धमनियों की। धमनियां क्या है? आर्टरीज हैं, राइट। धमनियां गहराई में स्थित होती हैं, धसी हुई होती हैं, और रक्त का लगातार तीव्र और सतत प्रवाह चलता रहता है ताकि टाइमली पहुंच सके, ठीक है। और सामान्यतः इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बहता है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? जो फेफड़ों से या लंग्स से जो ब्लड प्यूरिफाई होके ऑक्सीजन जुड़कर आया है, इनमें वही बहता है। लेकिन एक जो धमनी है जिसका नाम है, जिसको मैंने पहले ही बताया, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज या फुफ्फुसीय धमनी, वो एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। अशुद्ध कह लीजिए, या फिर सही वर्ड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो याद रखना, हमारे हृदय से जो फेफड़ों के अंदर अशुद्ध रक्त लेकर जाती है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, वो पल्मोनरी आर्टरी है। तो केवल और केवल एक ही ऐसी धमनी है। यदि आपसे पूछा जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया था और वो गलत कर दिया था, धमनी सदैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही अंगों तक लेकर जाती है, तो यहां पर यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक अपवाद स्वरूप पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी धमनी है जो डीऑक्सीजनेटेड को भी लेकर जाती है, ठीक है। अरे भाई लव शर्मा यार, तूने चेक करा क्या? तुमने टेलीग्राम चेक करा? तुमने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चेक करा क्या? एक बार पहले उसको चेक करो, उसके बाद बात करो। हैं, नोट्स बनाने में दिक्कत तो आती है, लेकिन मैंने मेरा काम कर दिया यार। एक बार टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखो, आई हैड ऑलरेडी पोस्टेड ऑल दिस कंटेंट। इसका भी, आज वाली क्लास के भी पीडीएफ को अपलोड कर दिया गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो पहले एक बार देखा करो, उसके बाद बात किया करो यार। चलिए, तो यहां पर अब बात आ रही है, अब आपको यह पूरा डायग्राम मैंने प्रीवियसली भी बताया था, आज एक बार फिर से बता देता हूं कि फेफड़ों में ऑक्सीजन तो अंदर प्रवेश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यहां तक सारी बात क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, राइट। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर एक पिंड पोस्ट है, उससे आप डायरेक्टली मेरे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, है ना। डायरेक्टली जितने भी वीडियोस हैं सभी को देख सकते हैं आप। तो फेफड़े जो हैं, फेफड़े, उनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बोलेंगे कि एक ही जगह पर जहां पर एल्वोइलीज होते हैं, एल्वोइलीज क्या होते हैं? पतले पतले, जहां पर ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। आप पूछेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैसेज है, ये मिक्स क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि दोनों का जो आंशिक दाब है, जो प्रेशर है, दोनों का अलग अलग होता है, तो ये दोनों मिलती नहीं है। तो ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, और ये पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी शिरा जो शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, क्योंकि फेफड़े से निकल रही है और कहां पर जा रही है? लेफ्ट ऑरिकल में। और यहां पर एक वॉल्व होता है जिसे हमने क्या बोला था दोस्तों, याद है आपको? बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड वॉल्व से रक्त किस में आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहां से, यहां पर एक जो ये गोल सा वॉल्व है, जहां से पूरे शरीर को महाधमनी की मदद से, देखिए लिखा हुआ है एरोटा, महाधमनी की मदद से संपूर्ण शरीर में रक्त जाता है, राइट। संपूर्ण शरीर में रक्त जाता है, तो इससे महाधमनी या शुद्ध जो है रक्त पूरे शरीर में जाता है, तो इसे एरोटा वॉल्व कहते हैं। एरोटा वॉल्व, ठीक है, एरोटा वॉल्व यहां पर है। अब क्या होगा? शरीर से शिराओं की मदद से वापस से फेफड़ों में रक्त आता है, और शिराओं में क्या पाए जाते हैं? ये बात हमने देख ली, वॉल्व, ठीक है, वॉल्व पाए जाते हैं। और धमनियों में, ठीक है, तो शिराओं में वॉल्व्स पाए जाते हैं, ताकि, और ये 20 mmHg में। और यहां पर कैसे रक्त जा रहा है?
120 mmHg की दर से, ठीक है। अब ये रक्त पहले राइट ऑरिकल या दाएं आलिंद में पहुंचा, फिर बाएं आलिंद में, और यहां पर ये जो 3 वॉल्व है इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। मैंने आपको बताया था बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व, दाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, और 2 जो होते हैं सेमी लूनर वॉल्व होते हैं, मतलब अर्धचंद्राकार वॉल्व। तो इनमें एक तो वॉल्व है एरोटा वॉल्व, और एक वॉल्व है जो फुफ्फुस की तरफ जाता है, जो कि फुफ्फुसीय धमनी डीऑक्सीजनेटेड। तो यहां वाले एक बात और याद रखना, हमेशा बाएं भाग में ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और रक्त के दाएं भाग में राइट वाले में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ठीक है। यहां तक सारी बात क्लियर है। अब फुफ्फुसीय धमनी से डीऑक्सीजनेटेड रक्त फेफड़ों में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, और ये जो पॉइंट होते हैं इनको एल्वोइलीज कहते हैं दोस्तों, एल्वोइलीज। और जब कोरोना या किसी भी प्रकार का निमोनिया या कोई भी फेफड़ों का संक्रमण होता है, तो इन एल्वोइलीज को जो स्वस्थ रखने वाली कोशिकाएं हैं, उन स्वस्थ रखने वाली कोशिकाओं की जगह क्या बन जाती हैं? पस सेल्स बन जाती हैं। और आपको पता है पस सेल्स खतरनाक हैं, पस कहीं पर भी बनता है डॉक्टर तुरंत अलर्ट पे आ जाता है। तो फेफड़ों के जो एंड पॉइंट है, जहां से कार्बन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है रक्त के अंदर, वो पॉइंट में पस सेल्स आ जाती हैं, और ये पूरे के पूरे फेफड़े को सफेद बना देता है। और एक समय ऐसा आता है जब फेफड़े अपना मूवमेंट करना, संकुचन, प्रकुचन, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये सब करना बंद कर देता है, आदमी के दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने कोरोना से रिलेटेड भी कनेक्ट करा दिए, महाधमनी, महाशिरा, ठीक है। तो सबसे बड़ी एरोटा है, ये एरोटा वॉल्व है, और ये वाला कहलाता है पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि फेफड़ों की तरफ जा रहा है। पल्मोनरी वॉल्व ये है जो यहां से इसको लेकर जा रहा है, और ये रक्त को नीचे की तरफ जो ले जा रहा है वो है एरोटा वॉल्व। तो पल्मोनरी प्लस एरोटा वॉल्व, इन्हें ही सेमी लूनर वॉल्व कहा जाता है। यह बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा दी है, एकदम क्लियर है। लाइक वाइक में कोई कमी मत छोड़ा करो दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो यदि आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी बाकी है। तो देखिए यहां पर हम एक कंपैरिजन भी करेंगे थोड़ी सी देर में, लेकिन मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी कि जो बायां निलय होता है, बायां निलय का मतलब यदि ये हर्ट है तो ये हो गया बायां निलय, ये लेफ्ट वाला भाग है बायां, ये राइट वाला भाग है दायां। निलय हमेशा ये सबसे बड़ा कक्ष चैम्बर होता है। इसकी भित्ति, पेशीय भित्ति बहुत मोटी होती है, सबसे मजबूत होती है, और इसी के फेल्योर होने की सबसे बड़ी आकांक्षा भी होती है। यही इसी के फेल्योर होने की भी आकांक्षा होती है, ठीक है। और देखिए दाएं भाग में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और बाएं भाग में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। यहां तक सारी बातें क्लियर है आपको। अब देखिए, तो देख लीजिए यहां पर पॉइंट्स और भी देख लेते हैं हम अच्छे से। तो ये पॉइंट क्लियर है, हृदय के दाएं भाग के दोनों कक्षों में अशुद्ध रक्त और ब्लू। आपको एक और बात पता होनी चाहिए, वीन्स जो होती हैं वो हमेशा ब्लू, और आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा रेड होती हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। तो ये पॉइंट सारे के सारे यदि आपको क्लियर हो गए तो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। तो देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स और बात करते हैं कि शरीर की मरम्मत, शरीर की समस्त धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, एक को छोड़कर। कौन सी? फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी धमनी, जो हृदय से अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड रक्त को फेफड़ों में लेके जाती है। वैसे ही समस्त शिराओं में अशुद्ध रक्त की बजाय सही वर्ड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। लेकिन फुफ्फुसीय शिरा फेफड़ों से रक्त को हृदय तक लेकर आती है और वो शुद्ध है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी है, आर्टरीज है, उसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल एरोटा। ये सबसे लंबी, सबसे बड़ी आर्टरी है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? इंफीरियर वेना कोआ, आईवीसी। आईवीसी
पश्य महाशिरा मानव शरीर की सबसे लंबी जो है शिरा है। अब आपसे पूछा जाए ओवरऑल संपूर्ण एंजियो में, एंजियो का मतलब क्या है, जितनी भी नलिकाएं हैं उनमें ओवरऑल सबसे ज्यादा लंबी कौन सी है, तो वहां पर पश्य महाधमनी महाशिरा ही आंसर देंगे, इंफीरियर वेना कोवा ही आंसर देंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी नलिका इंफीरियर वेना कोवा है। तो यहां पर दोस्तों एक लास्ट पॉइंट आपको क्या क्लियर हो रहा है, जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फेफड़ों की। तो देखिए यहां पर आपको महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में रक्त आता है, राइट ऑरिकल ऊपर, और फिर दाएं निलय में जाता है। दाएं निलय से रक्त कौन सा वॉल्व था दोस्तों, पल्मोनरी वॉल्व की मदद से फेफड़ों में जाता है, फुफ्फुसीय धमनी की मदद से, ठीक है, अशुद्ध रक्त। फिर क्या होगा, यहां पर फेफड़े आ गए, फेफड़ों की मदद से जो ऑक्सीजन है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। और कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों, लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम लोग दोस्तों कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, यदि हम लोग 100 ml ऑक्सीजन ले रहे हैं, 100 मिलीलीटर, तो देखो क्या कंडीशन है। यदि 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आपको पता है 78 तो क्या आएगा, नाइट्रोजन जाएगा, क्योंकि नेचर में सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन अक्रिय गैस है, बिना क्रिया करे जाती है और बाहर आ जाती है, तो ये अक्रिय गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन 21% अंदर जाता है, लेकिन जब बाहर निकलती है गैसेज तो ऑक्सीजन केवल 16% निकलता है और लगभग 4% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये बातें याद रखनी है। तो बाएं आलिंद, बाएं निलय, ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों यहां पर कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, उन पर और बात कर लेते हैं, एक कंपैरिजन कर लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आपको धमनी और शिराओं में अंतर भी क्लियर हो जाए, राइट। चलिए, तो रक्त को हृदय से अंगों तक जो पहुंचाती है वो धमनी है, तो अंगों से, ऑर्गन से हार्ट तक जाती है वो क्या हो गई, शिरा। उल्टा पढ़ते जाते हैं। रक्त का प्रवाह हृदय से दूर होता है धमनी में, तो रक्त का प्रवाह हृदय की ओर कहां होगा, तो आपको पता है शिराओं में। क्या इनमें उच्च दाब होता है क्या, शिराओं में नहीं, शिराओं में निम्न दाब होता है 20 mm Hg, और इसीलिए इनमें वॉल्व पाए जाते हैं ताकि रक्त विपरीत दिशा में न बह सके। तो धमनियों को तो लिखा है, शिराओं का कंपैरिजन में यहीं करवा रहा हूं। धमनियों की दीवारें बहुत मोटी होती है क्योंकि उनके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन शिराएं जो होती हैं वीन्स, उनकी दीवारें तो पतली लेकिन फूली हुई होती है और बाहर अच्छे से दिखती हैं। हम जो भी रक्त को चढ़ाते हैं, ग्लूकोज को चढ़वाते हैं, या फिर कोई भी ड्रग्स या फिर कोई भी इंजेक्शन लगवाते हैं, तो वह हम हमेशा किस में लगाते हैं दोस्तों, वीन्स में लगाते हैं, क्योंकि वीन्स के कारण रक्त पहले हृदय में जाएगा और पूरे शरीर में फ्लो होगा। और यदि हम आर्टरीज में लगा देते तो पर्टिकुलर एक अंग में ही दवाइयां बहुत ज्यादा चली जाती और बहुत बड़ा साइड रिएक्शन, साइड इफेक्ट हो सकता था, ठीक है। तो वीन्स की मदद से हमेशा रक्त पहले कहां पहुंचेगा, हार्ट में पहुंचेगा। यहां तक बात क्लियर है। और इसीलिए वीन्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, और दूसरा कारण क्या है, वीन्स हमें बाहर उभरी हुई दिखाई देती हैं, कभी भी धमनियां, आर्टरीज हमें दिखाई नहीं देती, वो धसी हुई अवस्था में होती हैं, और इनकी गुहा, कैविटी नैरो होती है, जबकि ये फूली हुई अवस्था में होती हैं। धमनियां जो हैं गहराई में स्थित होती हैं, धसी हुई अवस्था में, और लेकिन ये उभरी हुई होती है शिराएं। रक्त का प्रवाह तीव्र और असतत होता है, जबकि रक्त का प्रवाह इनमें सतत और कंपैरेटिवली प्रवाह कम होता है। और ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड, मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, कौन सी, जो शिराएं होती हैं। तो आपको शिराएं, धमनी, हृदय इत्यादि सभी के, आजाद खान जी जो बात आपको समझ में नहीं आई है वो पहले लिखकर बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया, और यदि नहीं समझ में आया तो एक बार
ये रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर देख लेना। आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया, और जो नहीं आया वो क्या समझ में नहीं आया वो बताइए, ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो धमनी का बिल्कुल अपोजिट शिराएं हैं, और यहां पर पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, इनके भी कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। यस और नो? एकदम क्लियर है दोस्तों, राइट? तो मैं आपसे कुछ एक पर्सनल राय पूछना चाहता हूं। आप बोलें तो वैसे यहां पर मैंने आपके एक ब्लड का पूरा सेक्शन मेरे 5 लेक्चर में, 5 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया। आप चाहें तो उन सभी लेक्चर्स को देख लीजिए। आपका एनसीईआरटीज वाले मोस्टली सभी सेक्शन कवर कर दिए मैंने, ब्लड, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि सभी टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए। ठीक है। अब दोस्तों एक और बात आती है कि आप यदि चाहें तो मैं एक क्विज का आयोजन करवा सकता हूं, क्विज का आयोजन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि दोस्तों सुबह डेली 8 AM पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में करवा रहा हूं, और वहां पर मैं 2011 के आज डिस्कस किए हैं, आगे 2012, 2013, 2020 तक के सभी पेपर्स को डिस्कस करूंगा। जैसे ये फिनिश होते हैं वी विल डिस्कस मेंस, 10 साल के मेंस के सभी यूपीएससी में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि लाइफ चेंजिंग ऐप है अपने आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स के लिए, वहां पर आप मुझे फॉलो करिए रुद्र गौतम नाम से, और वहां पर मैं आपको डेली 8 PM पर एनवायरमेंट इकोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस को वहां कवर करवा रहा हूं। तो आप अभी से मेरे जो आने वाले 7 लेक्चर मैंने शेड्यूल्ड क्लास कर दी है उनमें आप एनरोल हो जाइए। ठीक है। 8 PM पर बहुत अच्छे से करवाता हूं, एक एक सेक्शन को 100% कवर करवा रहा हूं। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी के एमसीक्यूज और मेंस के आंसर राइटिंग आपको सुबह 8 AM पर, और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं रुद्र गौतम पर ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप बोले तो क्विज करवा दूं, अदरवाइज हम लोग क्विज कभी और भी कर सकते हैं। क्विज में आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना होगा। तो दोस्तों आप लोग एक बार पहले बता दीजिए, इफ यू रियली वांट दिस, तो मैं क्विज को भी करवा सकता हूं। तो पूनम गुप्ता जी 8 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के 100+ लेक्चर की एक कंप्लीट सीरीज चल रही है, जहां पर एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैं आपके लिए मिस कर दूंगा। आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए कहीं पर भी डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बेटा पूनम गुप्ता, मैंने ये बात स्टार्ट भी करवा दी है। मेरे अब तक 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, अब 7, 8, 9 डेली हो रहे हैं। ऑलरेडी आप उसमें जाकर शेड्यूल्ड क्लास में एनरोल कर सकते हैं। नोटिफाई का बटन दबा दीजिए। 8 PM पर वी विल मीट डेली। ठीक है। अब बताइए, शुड आई स्टार्ट अ क्विज या फिर आप अनअकैडमी पर क्विज करवा दें? अंशुल कुमारी जी कह रही हैं कि एक अनअकैडमी पर क्विज हो जाए। तो दोस्तों यदि आप सभी ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करी हुई है तो कैन आई ऑर्गेनाइज अ क्विज फॉर यू, और जिसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट करना। मैं क्विज को होस्ट करता हूं यहां से दोस्तों, आप लोग सभी पार्टिसिपेट करना, और मैं आपको एक क्विज आईडी दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको मैं एक क्विज आईडी दूंगा, और वहां से आपके 10 क्वेश्चंस है ना, और किस पर ये भी बता दीजिए दोस्तों कि मुझे एनसीईआरटीज वाले लूं या फिर साइंस एंड टेक पर ले लूं। आप क्विज कौन सा चाहिए ये भी बता दीजिए। बेटा 8 AM पर मैं यहीं पर YouTube पर क्लास लेता हूं 8 AM पर, जहां पर मैं जितने भी MCQs हैं, राइट, जितने भी 2011 से लेकर 2020 तक आए हैं और मेंस के, उनको देखेंगे। क्विज कौन सा चाहिए ये बताओ, मैं क्विज को ऑर्गेनाइज कर देता हूं आप लोगों के लिए। मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए, अभी क्विज ऑर्गेनाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी क्विज ऑर्गेनाइज हो जाएगा। राइट, देखिए आपके सामने ही क्विज को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। 2 मिनट का समय दीजिए, और 10 क्वेश्चन की एक कंप्लीट सीरीज आने वाली है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एनसीईआरटीज, तो देखो अभी हम लोग एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, क्यों ना एनसीईआरटीज के बेसिक कॉन्सेप्ट को ही देखा जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्विज तो मैं बहुत सारे होस्ट करवा चुका हूं, राइट।
तो साइंस एंड टेक को रहने देते हैं, आज एनसीईआरटीज को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एनसीईआरटीज को देखते हैं और यहां पर एक बार में आपकी ये शुरुआत कर देते हैं। आपको थोड़ा सा 2-5 मिनट का वेट करना होगा और जब मैं बोलूं तब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको आ जाना है। राइट, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आना है आपको। ठीक है, बस क्विज होस्ट ही कर रहा हूं। ओके, वाईफाई ऑन है क्या? स्टार्ट मिररिंग, पिन कोड कहां से आया? 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। बस एक बार मेरा फोन आपको दिख जाए ताकि लाइव क्विज चल रहा है, बिल्कुल क्विज दिख जाए। ग्लाइड, आज तो कुछ दिक्कत आने वाली है। पिन कोड, दोस्तों शायद आज कुछ दिक्कत है, आज इस क्विज को रोकते हैं, हम लोग कभी और कर लें या एक काम कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं। आप बोलो तो आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए क्विज को तो ऑर्गेनाइज कर ही देते हैं, क्विज को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, लेकिन हो सकता है स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नहीं दिखे। आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आ जाना, मैं यहां पर क्विज को होस्ट कर देता हूं। ठीक है ना, क्विज होस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्विज होस्ट कर रहा हूं, आप अपने मार्क्स लेकर और मुझे बताना कौन विनर है, वैसे मुझे भी पता चल जाएगा यहां पर। ठीक है, तो आई एम अबाउट टू ऑर्गेनाइज दिस क्विज। ठीक है, तो देखिए 2 मिनट का समय और दे दीजिए, क्विज स्टार्ट होने वाला है। राइट, और इट विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटीज। देखते हैं कौन टॉपर रहता है आज की क्लास का। सभी क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे और तो दोस्तों आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आ जाइए और यहां पर आई एम गोइंग टू होस्ट अ क्विज। ज्वाइन आ रहा है। हाँ, आज तो टेस्ट सीरीज। हाँ जी, चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। ओके, शायद क्विज का ऑप्शन बंद है, मैं माफी चाहता हूं। ये कुछ ना कुछ आज तो सारी दिक्कत ही दिक्कत है दोस्तों। चलिए आज क्लास को यहीं पर रोकना होगा, आज क्लास को यहीं रोकना होगा दोस्तों। आज के लिए माफी चाहता हूं, आज की क्लास को यहीं रोकना होगा। 1 मिनट मैं बता देता हूं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों। आज के लिए माफी चाहता हूं, शायद क्विज में कोई दिक्कत है, क्विज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। देयर इज नो ऑप्शन प्रोवाइडेड इन माय सेक्शन, वहां पर क्विज का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आज के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों, यहीं पर रोकते हैं, है ना, आज यहीं पर रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज यहीं पर रोकते हैं। देयर इज नो क्विज टुडे, नो क्विज टुडे। ठीक है, ये मैं माफी चाहता हूं आज के लिए, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया, कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, आज यहीं रोकते हैं दोस्तों, लेकिन आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए। 8 PM पर डेली मेरी क्लासेस आती है। आज के लिए माफी चाहता हूं, आज नहीं करवाता, कुछ ना कुछ दिक्कत है। मैं एक बार टीम से कंफर्म करता हूं ऐसा क्या हुआ। कभी भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों, जहां पर लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलती हैं, तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है, क्विज को, और यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन विद माय रेफरल कोड। दोस्तों ये रेफरल कोड आपके लिए एक गेम चेंजिंग रेफरल कोड बन सकता है। एक बार, पहली बात तो ये 10% डिस्काउंट, एडिशनल बेनिफिट्स, मेंटरशिप एंड गाइडेंस। तो आप कभी भी, कोई भी मित्र आपका सब्सक्रिप्शन ले, एक बार मुझसे जरूर बात कर लें, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वे। मैं आपकी सभी तरह से मदद करूंगा। तो देखिए, और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा रेफरल कोड लिया और मैंने उनकी हमेशा मदद की, आज भी मदद कर रहा हूं। तो देखिए
जीएस का कोर्स आप ले सकते हैं, प्रेफरेबली आप लोगों को 2 इयर्स का लीजिए। देखिए, इफ यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन एजुकेशन, आप एक बहुत ही महान शख्सियत बन के उभरते हैं। और भारतवर्ष के तमाम टॉप एजुकेटर्स जब ऐसी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हैं, आपने देखा होगा अनअकैडमी ने लोकतांत्रिकरण किया है। जितने भी फैकल्टीज हैं भारतवर्ष के इस ऑफलाइन जगत के, वो सभी आज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा करने वाला अनअकैडमी और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पर आपको इतने मल्टीपल फैकल्टीज मिलते हैं, तो आपको जरूर एक कंप्लीट तैयारी के लिए प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी हो सकती है। यदि आप चाहते हैं ऑप्शनल, जो कि आपका 500 मार्क्स का एक पेपर हो जाता है दोनों पेपर्स मिला के, तो दोस्तों आपको जरूर जो है ऑप्शनल पर तो एक इन डेप्थ एनालिसिस जरूर देख लेना चाहिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। और यहां पर हम लोग स्पेशल हाई क्वालिटी फैकल्टीज, स्पेशली जो डेडिकेटेड हैं, डेडिकेटेड टू ऑप्शनल सब्जेक्ट, उनके ही लेक्चर्स अभी शुरू हुए हैं, ठीक है। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दोस्तों आपको फिर यहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट्स यू विल गेन बाय दिस रेफरल कोड। एक बार आप पर्सनली बात करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली कन्विंस्ड विद मी, मेरे साथ आप जरूर जो है पूरी तरह से समर्पित होंगे कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे थे, एंड दिस इज व्हाई दिस इज द यूनिक रेफरल कोड। तो दोस्तों 12 महीने का कोर्स जो है, अब आइकॉनिक की फीस बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली है, तो यू मस्ट टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल, जिसमें आपको ऐसा पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं है कि आपको डेडिकेटेड कोच मिले जो आपको पर्सनलाइज तरीके से कोचिंग दे, आपको डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करवाए, स्टडी प्लानर दे, पर्सनलाइज फीडबैक दे। तो ये सभी चीज आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट ऑल एंड ईच एंड एवरी क्लासेस ऑफ माइंड फ्रॉम दिस टाइनी यूआरएल जो कि आपको पिन्ड किया हुआ है। आप मेरे एक एक लेक्चर को देख सकते हैं। सीसेट के लेक्चर्स मैंने लिए हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के मैंने लेक्चर लिए यूट्यूब पे, साइंस एंड टेक मैंने कंप्लीट करवा दिया है यहीं पर यूट्यूब पर, और प्लस मैंने एक और चीज करवाया है यहाँ पे कि करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दे भी मैं समय समय पर करवाता रहता हूं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आप मुझे कहां जुड़ जाएंगे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। दिस इज माय यूनिक रेफरल कोड एंड इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू, सो ऑलवेज रिमेंबर एंड कन्वे टू योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और पीडीएफ यू विल गेट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल जो कि मैंने अपलोड कर दिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय भारत। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। टुमारो वी विल मीट एट 8 AM एंड 11 AM पर हम लोग मिलेंगे ऑन द सेम यूट्यूब चैनल, और आज 8 PM पर मिलेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। सो गॉड ब्लेस।